हेलो एवरीवन। अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि आपने आरपीएससी एई 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम को फोड़ा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मेंस का एग्जाम लिखने वाले हो। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका सेशन आप अभी देखने वाले हैं। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट मैंने यूट्यूब पे करा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये सारे सेशन देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर्ड है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा हमारा जो बाकी काम बचता है मेंस को क्लियर करने के लिए वो है सवालों की प्रैक्टिस, क्योंकि अब कन्वेंशनल सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर, तो हमें उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर दैट वी हैव लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड बैच, दैट इज बरोदरा बैच फॉर आरपीएससी एई 2024 मेंस एग्जामिनेशन। इसके साथ आपको ये भी गेज करना होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। फॉर दैट यू हैव टू गिव द टेस्ट, सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट। That also we have launched on Unacademy। तो आपके आरपीएससी के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए 2024 मेंस बैच अवेलेबल है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस को और एनहांस करने के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जयपुर में कराई जाएगी। हर वीकेंड पे एक टेस्ट होगा, 20 टेस्ट है इसके अंदर, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, ताकि सफिशिएंट आपको प्रैक्टिस मिल जाए पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न की। ऑफलाइन सेंटर और कोई नहीं रखा हुआ है, आपको जयपुर आके टेस्ट देना पड़ेगा। 28 या 26 अक्टूबर को हम ये टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंस बैच और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैच का लिंक मैंने पिन कर दिया है। डू एनरोल फॉर दीज 2 पर्टिकुलर कोर्सेज, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और इनहेंस कर पाओ और फाइनली सिलेक्शन ले पाओ। टिल देन लेट्स क्रैक इट एंड एंजॉय द सेशन ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? एक बार से कमेंट कर देना फटाफट, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबके लिए? क्लियर है? सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर। चलो बढ़िया। सो इन द यस्टरडेज क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? कल की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कल की क्लास में मेरे ख्याल से हमने इंडिकेटर्स उठा लिए थे। इन यस्टरडेज क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट दी इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट और डेवलपमेंट प्रोसेस में हमने बात करी व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट प्रोसेस, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, और इंटर रिलेशनशिप निकाली थी हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स के बीच में डेवलपमेंट के। और फिर कल हमने इंडिकेटर्स की बात करी थी। कौन कौन से इंडिकेटर कर लिए थे हमने? जीएनपी कर ली थी, जीडीपी कर लिया था, टाइप्स ऑफ जीएनपी, टाइप्स ऑफ जीडीपी कर लिया था, फिर मेरे ख्याल से पर कैपिटा इनकम की बात करी थी हमने, और पीक्यूएलआई, ठीक है, पीक्यूएलआई भी हो गया था हमारा। चलो बढ़िया, ठीक है। लास्ट टॉपिक वाज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के भी आगे चल लिए थे हम, मेरे ख्याल से पीक्यूएलआई भी कर लिया था। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं, यानी काफी सारी चीजें कर ली है हमने, सफिशिएंट टॉपिक्स वी ऑलरेडी कवर्ड। बढ़िया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म ओनली, चाहे गेट हो, चाहे ईएससी हो, चाहे और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सो इफ यू वांट टू एक्सीड इन योर ड्रीम एग्जामिनेशन यू कैन ऑल्सो लर्न द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। जो लोग आरपीएससी एई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रीलिम्स अभी होने वाला है सितंबर में, फॉर देम वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच, बरोदरा बैच ज्वाइन किया हमने, लॉन्च किया हमने। वी हैव लॉन्च्ड अ बरोदरा बैच, आज से ही स्टार्ट हुआ है। इट स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ओनली। 4 सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिए इसके अंदर। 4 ऑफ द टॉपिक्स वी हैव स्टार्टेड, ब्रिज इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। अभी मेरी क्लास है इसके बाद 10:30 बजे ब्रिज इंजीनियरिंग की। तो प्रीलिम्स का भी है, मेंस का भी बैच है, दोनों ही है। टेस्ट सीरीज भी है, 1 साल की वैलिडिटी है। द ऑफर प्राइस ऑफ दिस बैच, इस बैच का जो ऑफर प्राइस है, इट इज ओनली 4,999। कल मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया था, बेसिक आइडिया वाज गिवन टू यू। 1000 के आसपास एनरोलमेंट हो गए इस बैच के अंदर। सो अप्रॉक्सिमेटली 1000 एनरोलमेंट्स आर ऑलरेडी क्लोज्ड, यानी ये बच्चे तो वैसे ही आगे निकल जाएंगे जो सीटें हमारी, ये बच्चे तो वैसे ही उससे आगे निकल जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास लोग इनरोल करेंगे, और उन्हीं में से 95-96% बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। देन हम बात कर रहे हैं किसकी? वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी वर टॉकिंग अबाउट आरआरबी जेईई। तो आरआरबी जेईई के लिए भी हमने नया बैच लॉन्च किया, विजय बैच। इसमें हम आपका जो सीबीटी 2 होने वाला है उसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराएंगे। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे सीबीटी 2 के अंदर। इसमें हमने स्टार्ट किया 14 मार्च से। मेरी भी अभी 1-2 दिन में क्लासेस लग जाएंगी इसके अंदर। 1 और 2 डे आई स्टार्ट माई क्लासेस ऑल्सो। एक बार शेड्यूल मैनेज कर लूँगा सारा मैं, फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।
जो ऑफर प्राइस है इस बैच का वो है 499। तो 500 रुपये में आपको CBT2 के जितने भी टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ऑल दी टॉपिक्स विल बी कवर्ड हियर। देन जो लोग तैयारी कर रहे हैं UPPSC AE के लिए, इनके लिए भी हमने 7 जनवरी को बैच लॉन्च किया था, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इस बैच को भी हमने, अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है इसकी 1999 में अवेलेबल है। आपको प्री के साथ मेंस की भी तैयारी करनी है 4999 में अवेलेबल है। आपको सिर्फ अगर मेंस की क्लासेस देखनी है तो 2999 में अवेलेबल है। सारा रिकॉर्डेड बैच है, एक दो टॉपिक नहीं होंगे, लाइव में करा दूंगा, दैट आई डिस्कस लाइव। देन जो लोग तैयारी करना चाहते हैं UPPSC AE की, कल टेस्ट भी रखा है मैंने आपके लिए। तो ऑनलाइन टेस्ट है 16 तारीख को होने वाला है 5 बजे, 2 घंटे की ड्यूरेशन है। डू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। इससे आपको आइडिया लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है UPPSC AE के लिए, एट व्हाट लेवल यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर UPPSC AE एग्जामिनेशन। अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है, ऑफलाइन टेस्ट भी हमारा शेड्यूल्ड है। ये एग्जाम से पहले होने वाला एग्जाम है, लखनऊ में होगा। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं इसके लिए, सो लिमिटेड सीट्स आर देयर। ये फ्री है गेट और ESE जिनके पास सिविल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। The offer price of this test is 199. Hardly there is any cost in this, so you can enroll for this batch also. Next, आपका प्रैक्टिस प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखा है हमने UPPSC AE के लिए। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। डेली जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं इसके अंदर, उसका अपडेट मैं ग्रुप में डाल देता हूँ कि आज इतने सवाल हो गए हैं, तो आपको पता रहता है कि भैया कितने सवालों की प्रैक्टिस चल रही है रोज। लेवल इज वेरी गुड एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जाम। इनफैक्ट उससे भी अच्छे लेवल के सवाल कराए जा रहे हैं इसके अंदर। ऑल द टॉपिक्स आर बीइंग कवर्ड, एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर किए जा रहे हैं सवालों के फॉर्म में। इसमें भी हमने 4 टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं, इनफैक्ट एक तो खत्म भी हो गया। इसकी जो ऑफर प्राइस है वो है 1499। जो लोग ESE की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए भी नॉन टेक बैच लॉन्च कर रखा है, इट इज एट अ प्राइस ऑफ 5999। जो लोग गुजरात स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमने बैच लॉन्च कर रखा है एट अ प्राइस ऑफ 3499। सो यू कैन एनरोल फॉर दिस बैचेस। जो लोग गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 60% ऑफ अवेलेबल है, गेट 26 और 27 वाले सारे बैचेस के लिए। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स। अब हम आते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर। तो हमारी बात चल रही थी डेवलपमेंट की, तो आ जाएंगे इसके अंदर। सर मेंस प्रीलिम्स का सिलेबस डिफरेंस है आपसे, अभी आपसे मेंस कवर करोगे ना? अच्छा सिलेबस डिफरेंस है दोनों का, कैसे भैया? ये तो भैया अब शायद मैंने सिलेबस गलत देख लिया, फिर मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस डिफरेंट है, शायद मैंने गलत देख लिया भैया सिलेबस। फिर तो भाई मेरे हिसाब से जब मैं एग्जाम देता था मेंस ज्यादा है तो डिफरेंट कहाँ हुआ भाई? तो मेंस ज्यादा है ना, डिफरेंट कहाँ हुआ? तो जो ज्यादा वाला पार्ट है वो मत देखना आप भाई, ज्यादा है ना, कम थोड़ी है भाई, ज्यादा ही है ना, तो ज्यादा वाला पार्ट मत देखना भैया। आप छोड़ देना, आपको लगता है कि मेरे को छोड़ना है छोड़ देना। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं भैया ये वाला प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ये मैं छोड़ देता हूं, तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कल वाली क्लास की PDF अपलोड नहीं हुई है। हाँ सर मुझे पता है अपलोड नहीं हुई है, हो जाएगी। काहे इतना परेशान होते हो यार, क्यों इतना परेशान होते हो? फ्री की चीज में भी ऐसे हक जताते हो कि भैया और भी काम होते हैं भाई मेरे पास, सिर्फ एक यही काम नहीं है कि फ्री का जो लंगर चल रहा है उसको मैं चलाता रहूं। तो वो चल ही रहा है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं भाई। जो लोग काम करते हैं उनके घर में भी त्योहार होता है। मैं सब मेरी तरह नहीं होते ना कि होली वाले दिन भी आके क्लास ले लेंगे, संडे वाले दिन भी आके क्लास ले लेंगे, सैटरडे दिन वाले भी आके क्लास ले लेंगे, तो सब मेरी तरह नहीं होंगे। तो जो सर्विसेज मेरे से आपको मिल रही है वो बाकियों से एक्सपेक्ट मत करना। तो भैया बाकी लोग भी छुट्टी मनाते हैं, तो हो जाएगी अपलोड, काहे इतना परेशान होते हो? मतलब एक दिन की देरी हो गई, एक दिन की देरी हो गई, उसमें इतना परेशान हो गए कि सर अपलोड नहीं हुए। पता है भाई मुझे अपलोड नहीं हुए, हो जाएगी। चलिए आगे चलो। हाँ बात कर रहे थे किसकी, एक बार मैं 2 मिनट में रिकैप कर देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन लास्ट 2-3 डेज, मेरे ख्याल से चौथा पार्ट है। हाँ 3 क्लासें हो गई हैं। 3 क्लासों में क्या क्या किया था? हमने बात करी थी डेवलपमेंट की, हमने बात करी थी डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट प्रोसेस की, फिर हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, हमने बात करी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, फिर हमने बात करी थी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट। इन सारे फैक्टर्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है ये हमने डिस्कस किया था। फिर हम आगे बढ़े थे, देन वी मूव फॉरवर्ड, देन वी टॉक्ड अबाउट डेवलपमेंट क्राइटेरिया।
डेवलपमेंट क्राइटेरिया में हमने इकोनॉमिकल क्राइटेरिया उठाया था। इकोनॉमिकल क्राइटेरिया में हमने बात करी थी जीएनपी की, हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ जीएनपी की, हमने बात करी थी जीडीपी की। वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ जीडीपी, कितने तरह के जीडीपी हैं। फिर जीएनपी जीडीपी करने के बाद हम आ गए थे पर कैपिटा इनकम के अंदर, देन वी एंटर्ड इनटू पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? पर कैपिटा इनकम के बाद हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, जो मेंशन भी कर रखा है सबने, एब्रीविएशन डाल रखी है इसकी। सो आफ्टर पर कैपिटा इनकम वी हैव डिस्कस व्हाट? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI, PQHI नहीं है, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लासों में। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, विल फर्दर कंटिन्यू। तो आज हम उसके और आगे बढ़ेंगे, विल फर्दर कंटिन्यू। तो अगला जो इंडिकेटर है हमारा, अगला जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट क्राइटेरिया विच इज अवेलेबल विद अस। कैसे पता चलेगा कोई देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, किसी कम्युनिटी में डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। इसका जो अगला क्राइटेरिया हमारे पास वो है हमारी बेसिक नीड अप्रोच। तो नेक्स्ट ऑफ द अप्रोच विच इज अवेलेबल इज बेसिक नीड अप्रोच। भाई आ जाओ। सो नेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट क्राइटेरिया इज बेसिक नीड अप्रोच। क्या है बेसिक नीड अप्रोच? उठाते हैं भाई, काफी सारा कंटेंट है। ये लो, आ जाओ। तो अगला डेवलपमेंट क्राइटेरिया, तो नेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट क्राइटेरिया इज बेसिक नीड अप्रोच। कैलकुलेशन ऑफ PQLI, हाँ मेरे ख्याल से कैलकुलेशन एक एग्जांपल भी लिया होगा मैंने। 3 इंडिकेटर थे PQLI के, 0 से लेके 100 के बीच में रेंज देते हैं। सबसे कम वाले को 0, सबसे ज्यादा वाले को 100 और इंटरमीडिएट वाले को 0 से लेके 100 के बीच में। हाँ ये कर लिया था हमने। हम बात करेंगे किसकी? बेसिक नीड अप्रोच की। सो नेक्स्ट ऑफ द क्राइटेरिया टू फाइंड द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विल बी नोन एज व्हाट? बेसिक नीड अप्रोच। अब क्या है बेसिक नीड अप्रोच? Now, basic need approach is an economical development approach which emphasizes on meeting the fundamental requirement necessary for human survival and well-being. ये मैंने अंग्रेजी में बोला, इसका मैं हिंदी में अनुवाद करके देता हूं। नाम में लिखा हुआ है बेसिक नीड अप्रोच, यानी बेसिक जो आपकी जरूरतें हैं। ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्राइटेरिया है जो किसके ऊपर फोकस करता है? जो फोकस करता है फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए या जो एक इंसान को खुश रहने के लिए चाहिए, जो बेसिक नीड है। और मेरे हिसाब से आप बचपन से ये सुनते आ रहे हो, इंसान को खुश रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? पिक्चरें भी देखी होंगी आपने, रोटी कपड़ा मकान, ये चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान, तो वही है बेसिक नीड अप्रोच। तो ये अप्रोच क्या देखती है कि कितने लोगों के पास बेसिक नीड फुलफिल करने के पैसे हैं। तो रोटी कपड़ा मकान खरीदने के पैसे हैं, तो भैया बेसिक नीड अप्रोच आ गई हमारे यहाँ पे। तो इसका मतलब वो देश क्या कर रहा है भैया? तरक्की कर रहा है। ये जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे वो, क्योंकि आपने अगर पेपर देखे होंगे पिछले 2 बार के, वो ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 बाय व्हाट? बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1970 के अंदर। और ये अप्रोच फोकस करती है कि हर इंसान के पास कम से कम बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए? रिसोर्सेज होने चाहिए। हर एक इंसान के पास बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए। अब आप बेसिक नीड तो बता ही चुके हो, रोटी कपड़ा मकान। कौन सी बेसिक नीड है उसको हम देखो फॉर्मली लिखते हैं। तो देखो पहली बेसिक नीड क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ द बेसिक नीड, जो आपने रोटी बोला, आ गया फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इंश्योरिंग एडिक्वेट कैलोरी इनटेक एंड बैलेंस न्यूट्रिशन। तो हर एक इंसान क्या कर पाए? हर एक इंसान एडिक्वेट कैलोरी को इनटेक कर पाए और बैलेंस न्यूट्रिशन को इनटेक कर पाए। ये इस अप्रोच का फंडामेंटल है। दूसरा क्या है? शेल्टर एंड हाउसिंग, मकान। शेल्टर एंड हाउसिंग, ये क्या करती है शेल्टर एंड हाउसिंग? इट प्रोवाइड्स दी सेफ, सिक्योर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। तो इसका मतलब हर एक देश में हर एक इंसान के पास क्या होना चाहिए? सेफ, सिक्योर और अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए। फिर है क्लोथिंग, आ गया कपड़ा। तो रोटी कपड़ा मकान। फिर क्लोथिंग, एक्सेस टू प्रॉपर क्लोथिंग फॉर कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। आपके हर एक इंसान के पास एक्सेस होना चाहिए क्लोथिंग का फॉर इट्स कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। फिर है हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज, ये भी क्या है? बेसिक नीड ही है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, प्रिवेंटिव केयर। इसलिए आप देखते होंगे कि सरकार भी किन के ऊपर फोकस करती है? इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करती है। और 5वीं चीज क्या है हमारी? एजुकेशन। तो एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसलिए आपको सरकारी स्कूल मिलेंगे, इसलिए आपको सरकारी क्या मिलेंगे? हॉस्पिटल्स मिलेंगे,
इसलिए आपको सरकारी योजनाएं मिलेंगी जो खाना देती है 8 रुपए में, 10 रुपए में। इसलिए आपको अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स मिलेंगी कि हर एक इंसान के पास रहने के लिए क्या हो, हर एक इंसान के पास रहने के लिए जगह हो। तो ये जो बेसिक नीड अप्रोच है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है जो ये देखता है कि 5 प्राइमरी एरियाज फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कौन सा? फूड एंड न्यूट्रिशन, शेल्टर एंड हाउसिंग, क्लोथिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एजुकेशन। क्लियर है चीज? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें? सर मैंने सोशल एस्पेक्ट 2018 में भी पढ़ा था, बट आपका पढ़ाने का स्किल इज गुड एंड यूनिक। थैंक्स सर, धन्यवाद सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा योजना, हाँ बिल्कुल सही बात है अभिषेक दादीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडियन रसोई योजना, हाँ। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किसके ऊपर फोकस करता है? व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच? इस अप्रोच के कोर प्रिंसिपल है इट फोकस ऑन पीपल। ये इंसानों के ऊपर फोकस कर रहा है। जीएनपी किसके ऊपर फोकस कर रही थी? जीएनपी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही थी। कितना पैसा है देश के पास, लोगों ने कितना पैसा कमाया, ये फोकस कर रहा है इंसान के ऊपर। इंसान के पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है या नहीं है। इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन। तो इस अप्रोच का फोकस होता है कि देश में गरीबी क्या होनी चाहिए? हटनी चाहिए। सबके पास असेंशियल चीजें हों, असेंशियल जरूरत की चीजें हों। फिर यह फोकस करता है किसके ऊपर? इक्विटी एंड इंक्लूजन। कहने का मतलब यह है कि हर एक इंसान कैसा होना चाहिए? पॉवर्टी लाइन के ऊपर होना चाहिए। यह प्रिंसिपल फोकस करती है किसके ऊपर? सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। इट एम्फसाइजेज द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो यह चीज करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हर इंसान को मुझे पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेके आना है, गरीबी घटानी है। इट इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है किसके लिए? सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो यहां सिर्फ देश कितना पैसा कमा रहा है बस उसके ऊपर ध्यान नहीं होता है। यहाँ पे इंसान के ऊपर फोकस होता है, पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर फोकस होता है, इक्विटी और इंक्लूजन के ऊपर फोकस होता है और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस होता है। तो ये इसके कोर प्रिंसिपल आ गए। अच्छा, जब कोर प्रिंसिपल आ गए हमारे, फिर एग्जाम्पल क्या है इसके? ये कोई पूछेगा आपसे, ये इसके एग्जाम्पल भी है। क्या है एग्जाम्पल इन प्रैक्टिस? पहला, इंडियाज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये एग्जाम्पल है इसका। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, ये परफेक्ट एग्जाम्पल बना कौन सी अप्रोच का? बेसिक नीड अप्रोच का। ये इंडिया का एग्जाम्पल है। वैसे ही कहां पर है? ब्राजील में भी है। ब्राजील में भी सेम प्रोग्राम चल रहा होता है, फैमिलिया प्रोग्राम, सेम बेसिक नीड अप्रोच। बांग्लादेश में भी है ये, तो मैंने आपको बांग्लादेश का भी दे दिया, ग्रामीण बैंक माइक्रो फाइनेंस सिस्टम। तो वहां पर भी ये चीज एप्लीकेबल है। तो पूरे वर्ल्ड लेवल में इस अप्रोच को अडॉप्ट किया जाता है जिसमें हम इंसान की बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं। इंडिया का कौन सा प्रोग्राम है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें हम रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर और एजुकेशन की बात करते हैं। अब जाके पूरी कहानी खत्म हुई है। सर मैम की क्लास रहा था कंप्यूटर की। चलो ठीक है, बढ़िया। आज वो दोनों का शेड्यूल सेम हो गया, कल से मैं चेंज कर दूंगा। फ्रॉम टुमारो आई विल चेंज। कल से इसको चेंज कर देंगे हम। क्लियर है? तो कौन कौन से इंडिकेटर होगा हमारे पास? जीएनपी है, जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, फिर हमने पीक्यूएलआई किया, फिर अभी हमने बेसिक नीड अप्रोच भी कर ली। नेक्स्ट ऑफ द इंडिकेटर इज व्हाट? अगला इंडिकेटर क्या है हमारे पास? अगला इंडिकेटर है हमारे पास पीपीपी। ये आपका सवाल आया हुआ है, पीवाईक्यू है आपका। इट इज योर पीवाईक्यू। जीवी अभी तो जीवी बहुत दूर है भाई। ये बीपीएल वाला भी इसी में आता है। हाँ, बीपीएल तो आपने बोला बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इस अप्रोच में हम मैक्सिमम लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेके आते हैं। जितने ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे उतना ही इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड है हमारा देश। तो आपने बोला बीपीएल वाला भी इसी में आता है। बीपीएल तो क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन एक टर्म है। कितने परसेंटेज लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं? पर ये अप्रोच क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने की कोशिश करती है। तो ये इसका एजेंडा है, जैसे दी एजेंडा ऑफ दिस अप्रोच। अच्छा, अगला इंडिकेटर ये आपका पीवाईक्यू है। डायरेक्टली पूछा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीपी। इतना सिंपल सवाल पूछा है 2.5 नंबर का कि पीपीपी का मतलब बता दो क्या है। पीपीपी का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। तो नाम लिखा हुआ है परचेजिंग पावर पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिटी? अब इंग्लिश का टर्म है, आपको हिंदी में अनुवाद करके देना है। परचेजिंग पावर पैरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय पैरिटी? कोई बताएगा कमेंट करके पैरिटी का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिटी हियर?
फटाफट से कमेंट करके बताओ। समानता, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिकता, समानता की बात चल रही है। पैरिटी मींस इक्वलेंसी, समानता। ये दिनेश ने सही बताया, ऊपर श्याम ने बिल्कुल सही बताया। तो सिविल इंजीनियर इसका मतलब है समानता, इट मींस इक्वालिटी। तो परचेसिंग पावर की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, पैरिटी की बात कर रहे हैं। अब परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कंपेयर करती है परचेसिंग पावर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, परचेसिंग पावर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज करेंसी बाय एनालाइजिंग द कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं फिर से इसको हिंदी में रिपीट करके बताता हूं। परचेसिंग पावर पैरिटी एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो अलग अलग देशों की जो करेंसी है इसकी परचेसिंग पावर को कंपेयर करती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कॉमन बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कॉमन बास्केट मतलब एक टोकरी बनाई मैंने। अब देखो इस टोकरी में क्या क्या चीजें हैं। टोकरी में पहली चीज है आईटी सर्विस, कोई सी भी आईटी सर्विस हो गई। टोकरी में है कोई सा भी एक प्रोडक्ट है हमारा फोन, और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा खाना एग्जांपल ले लेते हैं बर्गर है आपका मैकडी, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स का आपका बर्गर है। तो मैंने एक टोकरी बनाई, इस टोकरी में हमारी एक आईटी सर्विस है। लेट सपोज एक ऐप बनानी है आपको, तो ऐप डेवलपमेंट, तो ऐप की डेवलपमेंट करनी है। तो इस टोकरी में तीन चीजें, एक मेरे को ऐप डेवलप करानी है, एक मेरे को फोन खरीदना है, फोन कोई सा भी ले लो अपनी पसंद का, सेम होना चाहिए, और एक मुझे क्या करना है भैया, एक मैकडी का बर्गर खरीदना है। अब ये तीनों चीजें खरीदने के लिए मुझे इंडिया में कितने पैसे देने पड़ेंगे? इंडिया में ये तीनों चीजें खरीदने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल 10,000 रुपए। इंडिया में ये तीनों चीजें खरीदने के लिए मुझे 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर यूएस में जाते हो, यही तीनों चीजें खरीदने के लिए मुझे 30,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यही तीनों चीजें खरीदने के लिए मुझे 30,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डॉलर। तो 30,000 रुपए मतलब कितने डॉलर? इक्विवेलेंट, मैं 100 रुपए का एक डॉलर मान रहा हूं ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए। तो कितने हो गई है? अगर 100 रुपए का एक डॉलर है तो 4 जीरो है, इसका मतलब $300, यही है, ये निकल के आया। तो ये $300 है, ये 10,000 रुपए है। तो इस बास्केट ऑफ गुड और सर्विसेज को इंडिया में खरीदने के लिए 10,000 रुपए खर्च करने हैं, यूएस में खरीदने के लिए $300 खर्च करने हैं। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? इसका मतलब आप रिलेटिव वैल्यू बता सकते हो किसी भी करेंसी की, which is widely used for comparing the living standard and economic productivity across the nation, which is widely used to compare the what? Currency or living standard across the different nations. क्लियर है चीज? अब हम इसको समझते हैं कि भैया पीपीपी या एक्सचेंज रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारी इस बास्केट की कॉस्ट है वो कितनी निकल के आई? हमारी इस बास्केट की कॉस्ट निकल के आई 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए। यूएस में इस बास्केट की कॉस्ट कितनी है? $300। तो $300 वैल्यू कितनी निकल के आई है? इट कम्स आउट टू बी 3.33। ये कितनी निकल के आई है? 3.33। तो एक्सचेंज रेट कितनी हो गई है हमारी? 3.33 हो गई है। इस बात का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इस बात का मतलब क्या निकल के आ रहा है? तो हम बोलेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी इज 3.33। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इस बात का मतलब यह है कि इंडिया में आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कितना? 3.33 टाइम्स सेम चीज को खरीदने के लिए। इंडिया में आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है सेम चीज को खरीदने के लिए। तो महंगाई क्या है यहाँ पे? बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे महंगाई क्या निकल के आ रही है? कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दो करेंसीज इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। दो करेंसीज इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी जब इस बास्केट की कॉस्ट दोनों कंट्रीज के अंदर क्या निकल के आ जाए? सेम निकल के आ जाए। तो आप क्या कर रहे हो? परचेजिंग पावर की समानता को कंपेयर कर रहे हो। तो क्या यहां पे समानता है? बिल्कुल समानता नहीं है। तो इंडियंस की परचेजिंग पावर और यूएसए में जो परचेजिंग पावर है उसकी समानता करी है हमने। इसका मतलब यूएसए में हम सेम अमाउंट में 3 गुना ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है भैया? परचेजिंग पावर की पैरिटी नहीं है इस एग्जांपल के अंदर। इन दिस एग्जांपल देयर इज नो पैरिटी ऑफ परचेजिंग पावर। अब इसकी एप्लीकेशन कहां होती है? इसकी एप्लीकेशन होती है इंटरनेशनल कंपैरिजन में। तो आप क्या कर सकते हो? आप जीडीपी को कंपेयर करने में इसको यूज कर सकते हो। इंडिया की जीडीपी निकलेगी रुपीज में, भैया यूएस की जीडीपी निकलेगी डॉलर के अंदर। तो अगर आपको जीडीपी कंपेयर करनी है, आपको वेजेस कंपेयर करने हैं, आपको लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर करना है, आप किसको यूज करोगे? इस फैक्टर को यूज करोगे। यू विल बी यूजिंग दिस फैक्टर 3.33। अगर आपको करेंसी की वैल्यूएशन करनी है, आप इस फैक्टर को यूज करोगे।
अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग की एनालिसिस करनी है, आप इस फैक्टर को यूज करोगे तो बहुत जगहों पे काम आता है परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका एडवांटेज क्या होता है? हाउ 3.33, तो परचेजिंग पावर पैरिटी ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने तो डायरेक्टली निकाल लिया। सो कॉस्ट ऑफ द बास्केट इन करेंसी 1 डिवाइड बाय द कॉस्ट ऑफ द बास्केट इन करेंसी 2। तो हमारी करेंसी में कॉस्ट कितनी थी बास्केट की? 10,000 रुपए। यूएसए में कितनी थी? $300। तो आ गया ना 10/3, 3.33 तो हुआ। कैलकुलेशन तो आपको करनी थी। 33.3 10,000 रुपए है भाई। अच्छा, इसलिए बोल रहे 10,000 रुपए, यहां मैंने 1000 लिख दिया था, तो 10,000 है, तो एक जीरो और है भाई, 33.33 है, so it is 10,000, so it is 33.33, तो 10,000 लिया था मैंने, so it is 33.33 not 3.33। तो हमारी जो बास्केट की कॉस्ट थी पहली करेंसी में डिवाइड बाय बास्केट की कॉस्ट थी जो दूसरी करेंसी में। क्लियर दिनेश? तो एडवांटेज क्या हुआ पीपीपी के? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? इसका एडवांटेज है इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रियल इनकम लेवल। तो जो रियल इनकम लेवल है वो आपको पता चल जाता है यहां से, जो रियल लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपको पता चल जाता है यहां से। सो यू विल गेट द रियल इनकम लेवल, रियल लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो जो यूएस है वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, इट इज कंपैरेटिवली मच लेवल बेटर। वो मैंने कैसे पता किया? वो मैंने यहीं से पता कर लिया। आई फाउंड यूजिंग दिस पीपीपी ओनली। सर मेरा बीआरओ में सिलेक्शन हो गया है, डिग्री में हिंदी में मैंने मिस्टेक, हिंदी में नेम मिस्टेक है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, एप्लीकेशन लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन बातों की टेंशन नहीं लेनी। आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास भैया राशन कार्ड होगा, आपके पास लाइसेंस होगा, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, इतनी सारी चीजें हैं आपके पास प्रूव करने के लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एप्लीकेशन डालोगे, 2-3 प्रूफ दिखाओगे, हो जाएगा काम। इन चीजों के बिहाफ पे रिजेक्ट नहीं होते हैं। तो नाम गलत लिख दिया, कोई एंट्री गलत डाल दी, इससे रिजेक्ट नहीं किया जाता है आपको, अनटिल अनलेस कि आपने फॉर्जरी कर रखी हो कोई। दोनों सेम करेंसी में होना चाहिए ना, दोनों सेम करेंसी में होना चाहिए। दोनों सेम करेंसी में काहे डालोगे भाई? करेंसी को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों सेम करेंसी में कैसे डालोगे? तभी तो मेरी रिलेशन मिलेगी यहां पे। अगर दोनों को सेम करेंसी में डालोगे तो फिर कंपैरिजन कैसे करोगे? हाउ यू विल कंपेयर इट? अच्छा, लिमिटेशन क्या है इसकी? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस पीपीपी? लिमिटेशन ये है पीपीपी की कि ये डू नॉट अकाउंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपने तो ये बास्केट की कॉस्ट बना ली थी, तो पीछे बास्केट बना के दिखाई थी मैंने, 1 2 3 3 प्रोडक्ट थे। तो इस बास्केट को आपने कॉस्ट के टर्म में एनालाइज कर लिया, पर क्या आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली? नहीं। क्या आपने मार्केट कंडीशन निकाली? नहीं। क्या आपने टैक्स जो लग रहे हैं इसके ऊपर वो कंसीडर किया? नहीं। ऐसा हो सकता है ना कि इंडिया में टैक्स ज्यादा हो, जो है, ऐसा हो सकता है दूसरे देश में टैक्स कम हो, ऐसा हो सकता है कि इंडिया में फ्यूल की कॉस्ट ज्यादा हो, बिल्कुल सही बात है, फ्यूल की कॉस्ट ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि इंडिया की मार्केट कंडीशन अभी सही नहीं है, मार्केट डाउन है। तो इसका मतलब पीपीपी में ये सारे फैक्टर कंसीडर नहीं किए जाते। तो डू नॉट अकाउंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैरिफ एंड मार्केट कंडीशन। नेक्स्ट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे एग्जांपल रियल एस्टेट, जैसे आपकी जमीन की जो कॉस्ट है वो आप इससे कंपेयर नहीं कर पाओगे। सो देयर आर सर्टेन गुड्स लाइक रियल एस्टेट व्हिच कैन नॉट बी इजीली कंपेयर्ड अक्रॉस द कंट्रीज। तो अलग अलग देशों में जो रियल एस्टेट का जो कंसेप्ट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, तो आप वो यहां से डायरेक्टली कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो इसकी लिमिटेशन होती है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करता है ये। नेक्स्ट, ये जो पीपीपी का डाटा है ये वेरी कर सकता है, किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन कस्टमर प्रेफरेंसेस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं, मैंने एग्जांपल लिया मैकडी का। अब इंडिया में मैकडी बहुत पॉपुलर है, एग्जांपल है, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी, बहुत ज्यादा डिमांड है, सप्लाई बहुत अच्छी है इसकी, तो मैकडी सस्ता मिल जाता है आपको। यूएस में नहीं है तो हो सकता है कॉस्ट इसकी क्या हो, ज्यादा हो, कॉस्ट में भी कंपैरेटिवली मोर। तो कहने का मतलब ये है कि पीपीपी के बास्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है हमारे, वो प्रोडक्ट की जो प्रेफरेंस है कंज्यूमर के लिए वो अलग अलग हो सकती है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि ये प्रेफरेंसेस को अकाउंट नहीं करता है, इट डू नॉट अकाउंट दी प्रेफरेंसेस। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा वो? आपसे सवाल पूछेगा ये, दिस इज द प्रॉब्लम दैट विल बी आस्क्ड। क्या है भैया प्रॉब्लम? ये रही कि 2-3 पॉपुलर पीपीपी के इंडिकेटर बताओ, तो ये आपको पता होने चाहिए। सो देयर आर सम पॉपुलर पीपीपी इंडिकेटर, इसलिए मैंने पीछे एग्जांपल भी ये लिया था मैकडी का बर्गर। देखो कौन सा इंडेक्स है,
द बिग मैक इंडेक्स। अब क्या है द बिग मैक इंडेक्स? कहने का मतलब यह है कि एक मैकडी का बर्गर इंडिया में खरीदने में जाओ तो कितने का मिलता है, यूएस में खरीदने जाओ कितने का मिलता है, चाइना में खरीदने जाओ कितने का मिलता है, कंपेयर कर लो कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मैकडी का बर्गर हम मान के चलते हैं कि दुनिया के हर एक देश में मिलता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, नाम में लिखा हुआ है द बिग मैक इंडेक्स। तो करते क्या है इसके अंदर, एक मैकडी का बर्गर लेते हैं, अलग अलग देशों में जाके खरीदो, आपको क्या मिल जाएगी, पीपीपी मिल जाएगी, डिवाइड करो कॉस्ट को, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पीपीपी। नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है हमारा, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, तो आईसीपी, ये पूछेगा आपसे कि दो पीपीपी के इंडिकेटर बताओ, पहला बिग मैक इंडेक्स, दूसरा इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। तो ये दो नाम लिख के आओगे, डेट नंबर आपको मिल जाएगा, यू विल गेट 1.5 मार्क्स। तो ये भी हमारा क्या बन जाता है, इंडिकेटर बन जाता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर। तो जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, फिर हमारा हमने बात करी किसकी, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट पीक्यूएलआई, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट पर कैपिटा इनकम, फिर यहाँ पे हमने बात करी किसकी, बेसिक नीड क्राइटेरिया की, बेसिक नीड अप्रोच की, और लास्ट हमारा क्या बना, लास्ट हमारा बना पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, अगर पूछेगा कॉस्ट ऑफ द बास्केट इन करेंसी 1 डिवाइड बाय द कॉस्ट ऑफ द बास्केट इन करेंसी 2। जो अलग अलग देशों में बास्केट की कॉस्ट निकल के आई उसको डिवाइड कर दो। क्लियर है? चलो ठीक है, ये भी निकल के आता है। तो अभी तक हमारे जो भी इंडिकेटर थे वो कौन से थे, या तो इकोनॉमिकल थे या कॉम्बिनेशन था इकोनॉमिकल और सोशल का। अभी तक जो भी मैंने आपको इंडिकेटर बताया डेवलपमेंट के, या तो वो इकोनॉमिकल इंडिकेटर थे जो मैंने अभी नाम गिना है, जीएनपी, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, सो ऑल दीज वर इकोनॉमिकल इंडिकेटर, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल इंडिकेटर। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे सोशल इंडिकेटर की। तो सोशल क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। अभी तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर थे, अब ये सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर है। तो सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर की जरूरत क्यों पड़ी, पहला, सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर ही देश की डेवलपमेंट नहीं बताएंगे। ओनली इकोनॉमिकल इंडिकेटर विल नॉट गवर्न द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमें सोशल इंडिकेटर भी देखने पड़ते हैं, और पहला सोशल इंडिकेटर जो फिर से सवाल में पूछा हुआ है, ये आपका पीवाईक्यू है, इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। पूछेगा आपसे, दोबारा से पूछेगा इस बात को कि एक्सप्लेन HDI। अब ये डेट नंबर का भी आ सकता है, 2.5 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर का भी आ सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको डिटेल में समझते हैं, एक एक बात को डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। दिस इंडिकेटर इज कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने इंट्रोड्यूस किया इस पर्टिकुलर इंडेक्स को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ये एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है। कॉम्पोजिट मतलब, कॉम्पोजिट का मतलब है 3-4 चीजें जुड़ी हुई है इसके अंदर। कौन सी 3-4 चीजें जुड़ी हुई है, पहली है हेल्थ, दूसरी है एजुकेशन, और तीसरी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो UNDP ने एक कॉम्पोजिट इंडेक्स बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें 3 चीजों का इंक्लूजन किया। पहली की हेल्थ, कैसे मेजर करते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, कि एक देश में एक इंसान कितने साल तक जीवित रहता है। दूसरा एजुकेशन से, इट इज मेजर्ड बाय लिटरेसी रेट एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। लिटरेसी रेट मतलब उस देश की लिटरेसी रेट कितनी है और कितने साल तक एक इंसान स्कूल में पढ़ता है एक देश में। और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट इज मेजर्ड बाय पर कैपिटा इनकम, इट इज मेजर्ड बाय पर कैपिटा इनकम। तो 3 चीजें इंक्लूड करी इसके अंदर, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ कैसे मेजर करी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। एजुकेशन में कैसे मेजर करी, लिटरेसी रेट से और ईयर ऑफ स्कूलिंग से। और तीसरी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये कैसे मेजर करी, पर कैपिटा इनकम से। न्यूज में भी सुनते हैं इसको, बिल्कुल न्यूज में भी आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि बताओ इंडिया की रैंकिंग कितनी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। हमारी रैंकिंग नीचे हो गई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो यही इंडेक्स है हमारा, इट इज सेम इंडेक्स। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट बियॉन्ड जीडीपी। जीडीपी भी है इसके अंदर, देखो आइए जीडीपी, यही तो पर कैपिटा इनकम आ गया, यानी जीडीपी आ गया इसके अंदर, पर उसके अलावा भी चीजें हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट बियॉन्ड जीडीपी। दूसरा, इट हाईलाइट्स द डिस्पैरिटी इन हेल्थ एंड एजुकेशन। आपकी हेल्थ और एजुकेशन में जो डिस्पैरिटी है वो भी आ जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट। तो जब मैं पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों की डेवलपमेंट को कंपेयर करूंगा, मैं ये सारे एस्पेक्ट उठाऊंगा। क्लियर है?
पर इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें एनवायरमेंटल कंसीडरेशन नहीं उठा है। तो कहीं भी एनवायरमेंट का कंसीडरेशन नहीं है इसके अंदर, और वो जानबूझ के नहीं डालते, क्योंकि जो भी डेवलप देश है, अब ये पॉलिसीज कौन बना रहा है, यूनाइटेड नेशन, भैया कौन बैठे हुए वहां पे, डेवलप कंट्री वाले। कौन बैठा है, डेवलप यूएस बैठा हुआ है, यूरोप बैठा हुआ है, ये सब बैठे हुए, चाइना बैठा हुआ है, वहां बैठे हुए ये। तो वो एनवायरमेंट को डालते नहीं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरमेंट को। तो इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, इसमें एनवायरमेंटल कंसीडरेशन इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते कैसे हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट एचडीआई, सवाल पूछेगा इसके ऊपर। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन बताएगा, हेल्थ, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय एजुकेशन इंडेक्स, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय इनकम इंडेक्स का क्यूब रूट, क्या, क्यूबिक रूट। सो क्यूबिक रूट ऑफ दिस, so human development index is equal to cubical root of product of life expectancy index, education index and income index. How it differs from PLQI? भैया PLQI में क्या क्या लिया था, PLQI में क्या क्या लिया था जरा बताना। PLQI हमारी प्योर क्या थी, कौन कौन से अपने पैरामीटर लिए थे उसके अंदर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गई, हेल्थ यहां पे, उसमें आपने ली थी इन्फेंट मोर्टेलिटी स्कोर, उसमें आपने लिया था लिटरेसी का स्कोर, क्या उसमें इनकम आई थी कहीं पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गई उसके अंदर, तो समझ में आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी अंडरस्टूड। उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी आई थी कि कितने बच्चे मरते हैं, यानी ये दोनों चीजें क्या इंडिकेट करती है, हेल्थ को इंडिकेट करती है। फिर आई थी हमारी लिटरेसी रेट, तो एजुकेशन आ गया था, हेल्थ आ गई थी, उसमें क्या था, उसमें इनकम नहीं थी। पर यहां पर और क्या है हमारे पास, इनकम इंडेक्स भी है। तो ये दोनों चीजें तो थी हमारी PLQI में, पर वहां पे इनकम को इंक्लूड नहीं किया हुआ था। क्लियर है चीज, यहां पर तीनों चीजें इंक्लूडेड है, हियर ऑल थ्री आर इंक्लूडेड। इन्फेंट मोर्टेलिटी, क्लियर है, एडवांटेज हो गए। चलो, इसका मैंने आपको एक्सप्रेशन भी बता दिया। अब यहां पे तीन बातें और निकल के आई, कौन सा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, फिर एजुकेशन इंडेक्स, फिर इनकम इंडेक्स। अब ये तीन इंडेक्स क्या होते हैं भैया, इन तीनों इंडेक्स को समझेंगे। ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, हर एक इंडेक्स 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है। एवरी ऑफ द इंडेक्स विल वेरी बिटवीन 0 to 1, और इसकी वैल्यू कौन दोगे, आप ही दोगे। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इसका मतलब उतनी ही ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा ह्यूमन की डेवलपमेंट है। तो आप हर एक इंडेक्स की वैल्यू किसके बीच में रखोगे, 0 से लेके 1 के बीच में रखोगे, वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करके निकाल लोगे। क्लियर है पूरी कहानी। तो हमारे तीन कंपोनेंट है एचडीआई के, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एचडीआई। ये हमारे 3 कंपोनेंट्स है एचडीआई के। पहला हो गया हमारा हेल्थ, दूसरा हो गया एजुकेशन, तीसरा हो गया हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है। पॉपुलेशन अकाउंट होगा कंपैरिजन के लिए एचडीआई में, बिल्कुल पॉपुलेशन अकाउंट हो जाएगा। क्यों, पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं ना, वी आर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम, तो पॉपुलेशन अकाउंट हो जाएगी इसके अंदर। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स। इसके इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तो हेल्थ का इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर एजुकेशन का इंडिकेटर क्या है हमारा, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड लिटरेसी रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडिकेटर क्या बना हमारा, जीएनपी पर कैपिटा। जीएनपी पर कैपिटा बिकम्स द इंडिकेटर ऑफ दिस। तो जीएनपी पर कैपिटा हमारी इंडिकेटर बन गई। क्लियर है चीज। अब हम बात करेंगे तीनों इंडिकेटर के। पीएलक्यूआई में स्कोर 0 से लेकर 100 के बीच में था, बिल्कुल सही बात है, वहां पे 0 से लेकर 100 के बीच में स्कोर था, एवरेज ले लिया था। यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 से लेकर 1 के बीच में, तो वहां 0 से लेकर 100 के बीच में वैल्यू आएगी, या 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू आएगी। तो एक डिफरेंस आपका ये भी आ गया, दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिफरेंस। अब हम बात करते हैं डिटेल में। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, क्या बताता है ये इंडिकेटर, क्या है इसका, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। जब भी कोई एक इंसान बर्थ लेता है वो कितने सालों तक जीवित रहेगा, वो हम इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। सो इट मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव अंडर द करंट हेल्थ कंडीशन। इंडिया की जो करंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें एक इंसान कितने सालों तक जीवित रहेगा, वो इस इंडेक्स के अंदर आता है। इस इंडेक्स को निकालते कैसे हो, डायरेक्ट सवाल आएगा, देखो। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस 20, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस 20। तो हम बोलेंगे लेट अस सपोज आपके हिसाब से एक इंसान इंडिया में कितना जीवित रहेगा आज के टाइम पे, आपके हिसाब से एक इंसान
इंडिया में कितना जीवित रहेगा आज के टाइम पे? याद रखना 85 हाईएस्ट वैल्यू है, इससे ऊपर मत ले जाना। 70 साल तक ठीक है, तो 85 साल तक हम ये मान के चलते हैं ये हाईएस्ट रियलिस्टिक वैल्यू है, और 20 साल तक हमारी लोएस्ट वैल्यू है। तो एक इंसान कम से कम 20 साल तक तो जीवित रहेगा किसी देश में, ये हमारी हिस्टोरिकल लोएस्ट वैल्यू है। और 85 साल क्या है? रियलिस्टिक हाईएस्ट वैल्यू है। तो आपने बोला 70, तो मैं निकालूंगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स विल बी इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो किसी एक ने बताई 70 माइनस 20 क्या था? इंडिया में पास्ट के अंदर कम से कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 20 साल की थी। अब ये वैल्यू चेंज कर देगा सवाल में, मैंने 20 ले रखी है, डिवाइड बाय व्हाट? मैक्सिमम एक्सपेक्टेंसी माइनस मिनिमम एक्सपेक्टेंसी। वैल्यू कितनी आ गई? 50। ये 50 आया, नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 65। तो वैल्यू आपकी भैया 1 से छोटी निकल के आ जाएगी। तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी इसका मतलब उतना ही अच्छा हेल्थ केयर है, उतना ही अच्छा न्यूट्रिशन है, उतनी ही अच्छी लिविंग कंडीशन है। इसको हम बोल देंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स 0.769। क्लियर चीज? तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आ गई, इस वैल्यू को साइड में रखो। अब हम आगे बात करेंगे किसकी? एजुकेशन की। एजुकेशन इंडेक्स। अब एजुकेशन इंडेक्स क्या बताता है कि भैया लिटरेसी रेट कितनी है, कितने साल तक एक इंसान स्कूल में जाता है। इसका मतलब यहां पे आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। दीज वैल्यूज आर रेफरेंस टू इंडियन कंटेक्स्ट। हाँ, इंडियन कंटेक्स्ट में बताइए आपको ये, तो जो वैल्यू बताइए वो इंडियन कंटेक्स्ट के फॉर्म में बताइए। अब हम बात करेंगे एजुकेशन इंडेक्स की। एजुकेशन इंडेक्स में क्या कंसीडर करना है? पहला, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये रहा MYS। इसका मतलब एवरेज कितने साल तक एक इंसान स्कूल जाता है, एवरेज कितने साल तक एक इंसान स्कूल जाता है एक देश में। दूसरा, ये रहा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड एंटरिंग इनटू द स्कूल इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट। इसका मतलब पहले तो क्या लिखा था मैंने? कितने साल तक जाता है, दूसरा एक्सपेक्टेड है। तो इंडिया में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितने साल तक बच्चा पढ़ेगा स्कूल में आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कितने साल तक एक बच्चा पढ़ेगा? एक्सपेक्टेशन होती है कि एक बच्चा, ध्यान रखना सारे बच्चे हैं और 70% लोग हमारे गांव में रहते हैं। बेटा इंडिया की बात चल रही है, 70% जनता गांव में रहती है, ध्यान रखना। 150 करोड़ होने वाले हैं हम। 150 करोड़ का अगर मैं 70% निकालूं तो 70 करोड़ और फिर 100 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। तो अपने आसपास का मत देखना कि 50 करोड़ लोग जो शहरों में रहते हैं उसके हिसाब से आपने बताया, 100 करोड़ लोग गांव में भी रहते हैं। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। जहां पे स्कूल नहीं होते, हाँ बिल्कुल स्कूलिंग की बात करिए, हायर एजुकेशन में तो जाएंगे नहीं, हम सिर्फ स्कूल की बात करेंगे। तो इसमें हम दो इंडिकेटर लेते हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसका मतलब क्या है? एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय द पीपल एट द एज ऑफ 25। दूसरा, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड एंटरिंग अ स्कूल इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट। तो 14 साल मान लो, 20 साल मान लो, 12 तक मान लो, बिल्कुल। तो स्कूलिंग तो 12 तक है, 20-22 पता नहीं कैसे बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, आप बोलोगे यार 14 साल तक वो पढ़ाई करेगा स्कूल में 12वीं तक तो वो हो गई, शुरू में नर्सरी पर्सरी ये भी तो होती है आपकी, प्रेप, केजी, एलकेजी, यूकेजी, ये भी नौटंकियां होती है। तो 3-4 साल आप यहाँ पे डाल दोगे। तो एक्सपेक्टेड कितने साल तक पढ़ेगा? 12 से 15 साल तक पढ़ सकता है स्कूल के अंदर ये एक्सपेक्टेड है। इन दोनों का जो एवरेज लोगे आप, तो इन दोनों का जो एवरेज लोगे किसका? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का, इसको हम बोल देंगे एजुकेशन इंडेक्स। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? एजुकेशन इंडेक्स। क्लियर? अब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो लेके चलते हैं, 15 ईयर इज द मैक्सिमम फॉर मीन स्कूलिंग। तो मैक्सिमम जो वैल्यू निकल के आती है एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग की, वो 15 निकल के आती है, 12 तक और 3 साल और बताया था, प्रेप, एलकेजी, यूकेजी। तो 15 ईयर इज द मैक्सिमम फॉर मीन स्कूलिंग, ये हमारी मीन स्कूलिंग है। एंड 18 ईयर इज द मैक्सिमम फॉर एक्सपेक्टेड स्कूलिंग। फुल स्कूलिंग लोगे प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक, ये 18 साल निकल के आती है। तो हम बोलेंगे एजुकेशन इंडेक्स इज द मीन ऑफ, एजुकेशन इंडेक्स इज द मीन ऑफ व्हाट? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। तो आपने क्या बताया? आपने ये बताया कि ऑन एन एवरेज इंडिया में एक इंसान कितने साल के लिए पढ़ रहा है। आज का डेटा कितना है?
व्हाट इज टुडेज डेटा? मैंने मान लिया 10 साल के लिए पढ़ रहा है ऑन एन एवरेज, मैंने गांव के लोगों को भी इंक्लूड किया है। तो हमारा जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स है ये क्या निकल के आया, ये हमारी वैल्यू निकल के आई 12 डिवाइड बाय 15। फिर है हमारा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, ये कैसे निकालूंगा? ऑन एन एवरेज आपने बोला 17 साल, जीपी क्लासेस की वैल्यू उठा ली कि मैं मान रहा हूं कि 17 साल तक बच्चा स्कूल में पढ़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी? 18, तो 17/18। ये दो जो वैल्यू निकल गई इसका एवरेज निकाल लो, आपको मिल जाएगा एजुकेशन इंडेक्स। अप टू 12th के लिए एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कंसीडर किए, हाँ तो वहीं तक ही कंसीडर करनी है। 5 ईयर में तो फर्स्ट सेट में एडमिशन होता है सर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, 5 साल में तो फर्स्ट सेट में। बेटा हम उम्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम सालों की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हो 5 साल में तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन होता है, इसकी बात नहीं चल रही है, हम बात कर रहे हैं कितने सालों के लिए आप स्कूल में पढ़ोगे। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। फॉर हाउ मेनी इयर्स यू विल बी स्टडीइंग इन द स्कूल। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या है? एवरेज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एजुकेशन। हम एज की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि यार 15 साल तक स्कूल में पढ़ेंगे हम, या 12 साल तक हम स्कूल में पढ़ेंगे, या 8 सालों तक हम स्कूल में पढ़ेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे गांव में लोग कितना पढ़ते हैं? 5-6 साल। अच्छा इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, आप अपने पेरेंट्स से पूछना कितने साल तक पढ़े हो, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, तो हो सकता है 10वीं तक पढ़े हो, 8वीं तक पढ़े हो। सुना वो बहुत कॉमन है ये, मैं आसपास पूछता हूं अपने रिलेटिव से कि चाचा कब तक पढ़े हो? यार मैं तो 8वीं तक पढ़ा हूं, मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ा हूं, मैं 10वीं तक पढ़ा हूं। बहुत कम मिलता है कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है। ग्रेजुएशन तो बहुत दूर की बात हो रखी है, हाँ मैंने 12वीं कक्षा पास कर ली। क्लियर है चीज? तो अगर आप देखोगे आज के टाइम पे ये बढ़ गया है सर, ये कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, बिल्कुल कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी थी, मेरे दिमाग में आ गया। तो पहला क्या था हमारा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। दूसरा क्या है हमारा? एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स कैसे निकलता है? एजुकेशन इंडेक्स इज द एवरेज ऑफ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। तीसरा इंडेक्स कौन सा है हमारा? तीसरा इंडेक्स है हमारा इनकम इंडेक्स। सो थर्ड ऑफ द इंडेक्स इज व्हाट? इनकम इंडेक्स। अब ये इंडिकेटर क्या है इसका? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। अब आप बोलोगे सर इनकम इंडेक्स हम कैसे निकालें? हाउ डू आई कैलकुलेट इनकम इंडेक्स? तो इनकम इंडेक्स का भी फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूं इनकम इंडेक्स का फॉर्मूला रिपीट करके। उसके टाइम पे तो ये ईयर तो 12 से भी कम होगा, बिल्कुल कम होगा, तभी तो मैंने बोला आज भी बहुत कम है भाई। आप सिर्फ शहर के लोगों की बात कर रहे हो, गांव में लोग पढ़ ही नहीं पाते, 5वीं-6वीं क्लास तक पढ़ते हैं बस। तभी तो बोला 100 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हो, इसलिए आपने ये आंसर दिया। हमें तो टोटल पूरे देश का चाहिए ना। तो इनकम इंडेक्स कैसे निकालते हैं? इनकम इंडेक्स इज इक्वल टू LN, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। सो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा माइनस व्हाट? माइनस LN 100 डिवाइड बाय LN 75,000 माइनस LN 100। अब आप बोलोगे सर ये 75,000 और 100 क्या निकल के आया? व्हाट इज 75,000 इन 100? 100 रुपीज इज द मिनिमम ऑब्जर्व्ड GNI पर कैपिटा। तो ये जो 100 रुपए है ये क्या है हमारी? ये हमारी GNI पर कैपिटा की मिनिमम वैल्यू है। सो 100 रुपीज इज द मिनिमम ऑब्जर्व्ड GNI per capita and 75,000 rupees is the maximum observed GNI per capita। सवाल में ये दोनों वैल्यू बदल के दे सकता है। तो लेट अस सपोज उसने 100 की जगह आपको 120 दिया, तो आप 120 यूज कर लोगे। मैक्सिमम GNI पर कैपिटा उसने दे दिया आपको 80,000, तो आप 80,000 लिख दोगे। और एक्चुअल GNI पर कैपिटा कितनी है वो आप यहां पे लिखोगे। ये मैंने आपको कल कैलकुलेट करके बताई थी, इंडिया में कितनी आ रही थी GNI पर कैपिटा, मैंने कल कैलकुलेट करी थी। जिन्होंने कल क्लास लगाई होगी उनको पता होगा कितना आ रहा था निकल के, 1,78,000 मेरे हिसाब से। ये वैल्यू मैंने कल कैलकुलेट की थी, ये 1.78 लाख निकल के आई थी। एक बार चेक करना, कल वाली क्लास में बताया था। तो जो एक्चुअल GNI पर कैपिटा है वो लिखोगे, इसमें से मिनिमम GNI पर कैपिटा को घटा दोगे, डिवाइड बाय व्हाट? डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम GNI पर कैपिटा। सर वैल्यू करंट सिनेरियो के हिसाब से करेक्ट है क्या? कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू करंट सिनेरियो के हिसाब से करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। करंट ही बताइए सारी वैल्यू आपको।
इट द करेक्ट वैल्यू ओनली 1,85,000। हाँ मेरे को ये ध्यान है 78 आप 85 बोल रहे हो तो 85 कर लो, इसके ऊपर स्टार बना दिया मैंने। तो अगर आपको 85 ध्यान है तो 85 लिख दो, 78 है तो 78 लिख दो। एग्जाम्पल है हमारा ये, इट इज एन एग्जाम्पल विच इज गिवन टू यू। क्लियर है? तो आपके तीनों इंडेक्स निकल के आ गए, ऑल 3 इंडेक्स आर कैलकुलेटेड। कौन कौन से तीनों इंडेक्स हैं? इनकम इंडेक्स आ गया, फिर हमारा निकल के आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, फिर हमारा एक इंडेक्स कौन सा निकल के आया, फिर हमारा आएगा एजुकेशन इंडेक्स। 1.78 थी मेरे हिसाब से ये थी, अब ये दिनेश बोल रहा है 1.85 तो 1.85 होगी। हाउएवर इट डजंट मैटर, ये एग्जांपल है, इसने स्टार बना दिया, कल को कोई आ जाएगा सर आपने तो 1.78 नहीं था, आपने कुछ और लिखा था। तो जितना मुझे ध्यान है 1.78 आप वैल्यू बदल सकते हो। तीनों इंडेक्स की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई करो, क्यूब रूट ले लो, आपको क्या मिल जाएगा? आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मिल जाएगा। अब इतना डिटेल में मैंने आपको ये बताया है कि 8 नंबर भी निकाल लोगे इसमें से आप। सवाल आया है कितने का? 1.5 नंबर का सवाल आया है, 1.5 नंबर का। मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी है कि आप 8 नंबर के लिए भी सारी जानकारी लिख सकते हो। फॉर 8 मार्क्स एचडीआई क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, उसमें कंपोनेंट के इंडिकेटर कौन है, पर्पस क्या है उसका, हर इंडिकेटर को मैंने अलग से एक्सप्लेन करके दिखाया है। फॉर एवरी इंडिकेटर आई हैव गिवन एन एक्सप्लेनेशन। तो अब जाके आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स खत्म होता है। क्लियर है? चलो सफिशिएंट है इतना आज के लिए। इसके बाद आपकी दूसरी क्लास है। आज हम ब्रिज इंजीनियरिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ब्रिज इंजीनियरिंग आल्सो। ठीक है, चलो धन्यवाद, थैंक यू ऑल। लास्ट टाइम 2018 में 47 मार्क थे मेरे, इस बार बेटा डबल कर देंगे आपके। विद ईच एग्जाम्पल इट इज नेसेसरी, नो इट इज नॉट नेसेसरी, बट इफ यू गिव द एग्जाम्पल आपको जो नंबर मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे। भाई सामने चेक करने वाला भी इंसान कौन है? सामने चेक करने वाला बंदा भी कौन है? इंसान ही है। तो अगर 2 कॉपी है मेरे पास, एक एग्जाम्पल दे रहा है दूसरा नहीं दे रहा, कहीं नहीं लिखा हुआ कि एग्जाम्पल देना है या नहीं देना, तो ऑब्वियसली जिसने एग्जाम्पल दिया मैं उसको ज्यादा नंबर दूंगा। फिर आप बोलोगे सर राइटिंग की इंपॉर्टेंस होती है, नहीं इतनी होनी कि मेरे को समझ में आ जाए, पर एक ने बहुत बढ़िया राइटिंग लिखी, देखने में अच्छी लग रही है, तो भैया वो नंबर काटेगा नहीं, आपके ज्यादा नहीं मिलेंगे पर आपके नंबर कम काटेगा। दूसरे ने खिचड़ी बना रखी है, लिखा उससे भी सब सही है, पर जब नंबर काटने की बारी आएगी मैं ज्यादा काट लूंगा। तो फर्क बस इतना पड़ता है। तो जितना ज्यादा अच्छी तरीके से आप अपनी बात को रखोगे उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे या उतने कम नंबर कटेंगे हमारे। चलिए थैंक यू एवरीवन। टाइमिंग 10:30 की है बेटा।